देखो जो पिछले क्लास में हमने देखा था एडियाबेटिक प्रोसेस का इरिवर्सिबल वाला पार्ट, तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज हम इन दोनों का एक तरह से ग्राफिकल स्टडी करने वाले हैं। देखो आप थोड़ा समझा देते हैं, हेडिंग दे देना कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो बच्चों, अगर हम मान लो बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन आता था पी बराबर कांस्टेंट। पी बराबर कांस्टेंट आया यानी पी बराबर क्या आया, और जब इसका ग्राफ बनाए थे आप, यहाँ प्रेशर एक्सिस यहाँ वॉल्यूम एक्सिस, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आता था। अगर बिल्कुल यही काम तुम करते हो एडियाबेटिक प्रोसेस में, अगर तुम सेम यही काम करते हो एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मान लो अगर हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल में पी और वी में रिलेशन क्या था, तो हमारा इक्वेशन आया था पी वी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर p बराबर लिखोगे तो आ जाएगा k बाई वी का पावर गामा। तो देखो, तो यहाँ भी गामा अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, सॉरी वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि गामा हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्या है, ये तो 1 से ही बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा है तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इट मीन्स कि यहाँ भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो ग्राफ का नेचर सेम आने वाला है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इन दोनों ग्राफ को, अगर ये दोनों का दोनों जो कर्व है सेम एक्सिस पे ड्रॉ किया जाए, तो उस केस में इन दोनों में से एक का स्लोप ज़्यादा होगा, एक का स्लोप कम होगा। तो हमें ये पता करना है कि अगर पीवी कर्व हम खींचते हैं तो किस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होता है, और ये बहुत ही काम का जानकारी होता है। इस स्लोप के सहारे तुम इन दोनों ग्राफ का वर्क डन कंपेयर कर पाओगे, फाइनल टेम्परेचर कंपेयर कर पाओगे, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है उसको कंपेयर कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ों को इससे तुम कंपेयर कर सकते हो। तो एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले स्लोप निकालो। पढ़े होगे तुम लोग कि अगर कोई कर्व दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। तो यहाँ हम कमेंट कर सकते हैं कि स्लोप अगर यहाँ लिखा जाए तो डी पी बाई डी वी से रिप्रेजेंट करोगे तो डी पी बाई डी वी निकाला जाए। तो हमारा इक्वेशन क्या आया है, पी वी बराबर के, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करोगे, किसी के रेस्पेक्ट में मत करो, सीधे डिफ्रेंशिएट कर दो। तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस पहले का डिफ्रेंशिएशन इंटू दूसरा कांस्टेंट। तो p को जस का तस रखो, v का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dv आएगा, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करना तो सिंपली dv आएगा प्लस। अब p को डिफ्रेंशिएट करना है, वॉल्यूम को जस का तस रखना है, तो यहाँ आ जाएगा v टाइम्स dp, और k क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 0। तो यहाँ से अगर आप dp बाई dv निकालते हो, dp बाई dv जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप होगा, तो देखो इसको यहीं पर रखो और ये पी डी वी को दूसरे साइड में भेज दो, तो ये आ जाएगा माइनस पी इंटू डी वी। वो डी वी नीचे चला गया, वो डी वी जो है नीचे चला गया, और इधर से वी जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी अपॉन बी। तो ये स्लोप होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी कर्व का स्लोप डी पी बाई डी वी जो होता है माइनस पी बाई बी होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल में डायरेक्ट भी आ सकता है, चाहे कोई कर्व दे देगा और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर दे देगा 180 एम, वॉल्यूम दे देगा 4 लीटर, और बोलेगा इस पॉइंट पे स्लोप बताओ कितना होगा, तो तुम इस इक्वेशन से निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो यही काम कर रहे हैं एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक में भी अगर तुम डी पी बाई डी वी निकालोगे, चलो निकालते हैं। तो इक्वेशन क्या है, यहीं से लिख रहे हैं, ये वाला इक्वेशन, ये नहीं लिख रहे हैं, ऊपर वाला लिख रहे हैं। नाउ इक्वेशन आया पी वी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट करो फिर से उसी तरीके से, पी को जस का तस रखो, वी का पावर गामा का डिफ्रेंशिएशन होगा गामा वी गामा माइनस 1 इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी प्लस वी का पावर गामा को जस का तस रखो, और p का डिफ्रेंशिएशन आएगा डी पी बराबर 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट अलग अलग कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इक्वेशन हमारा अलग अलग है। अब डी पी बाई डी वी यहाँ से निकालो, तो यहाँ से अगर डी पी बाई डी वी निकालोगे एडियाबेटिक का, तो देखो क्या आ रहा है, पहले इसको आर एच एस में भेजो, तो ये गया माइनस पी इंटू गामा वी का पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड हो जाएगा v का पावर गामा, v का पावर गामा। तो देखो, तो v का पावर गामा माइनस 1, अगर ये नीचे आएगा तो गामा में से घट जाएगा, तो गामा में से अगर गामा माइनस 1 घटाओगे तो केवल प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है माइनस गामा, यही लिखते हैं माइनस गामा टाइम p बाई वी। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, डी पी बाई डी वी एडियाबेटिक आ गया माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। कहने का मतलब बिल्कुल सेम इक्वेशन आया।
आइसोथर्मल में जो स्लोप आया था वही स्लोप आया, बस वो गामा टाइम्स हो गया, गामा से उसमें मल्टीप्लाई हो गया। आइसोथर्मल में जो स्लोप आया था -P/V था, और एडियाबेटिक में जो स्लोप आ रहा है उसी का गामा टाइम्स आ रहा है, और गामा 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, स्लोप में देखो बच्चों हमेशा मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं, साइन बस ये बताता है कि हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऑलरेडी हम इसको बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो dP/dV एडियाबेटिक जो है वो आइसोथर्मल की तुलना में गामा टाइम्स बड़ा है, और गामा होता है 1 से बड़ा, यानी कि dP/dV एडियाबेटिक का ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसको डिटेल में बात करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। तो आया dP/dV एडियाबेटिक बराबर माइनस गामा टाइम्स P/V, प्रेशर बाई वॉल्यूम। इसको आप लिख सकते हो गामा टाइम्स -P/V, और ये जो -P/V है इसे आप लिख सकते हो dP/dV आइसोथर्मल। तो रिजल्ट आ गया dP/dV एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स dP/dV आइसोथर्मल, ठीक है। ये भी याद रखना, आइसोथर्मल के कर्व का जो स्लोप होता है उसमें गामा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एडियाबेटिक के पीवी कर्व का स्लोप आ जाएगा। तो हम यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि dP/dV एडियाबेटिक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा dP/dV आइसोथर्मल के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं लगाते तो फिर साइन को कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड को ही सीधे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी दो कर्व देगा, है ना, तो जिस कर्व का स्लोप ज़्यादा होगा वो एडियाबेटिक का कर्व होगा, जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल का कर्व होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेंशन के कर्व की बात करें, मान लो एक्सपेंशन कर्व की बात कर रहे हैं, सपोज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये सब शुरू हो रहा है ना, इस पर कॉन्सेप्चुअल सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया पूछता है। सपोज करो पीवी कर्व हमें दिया हुआ है और हम लोग ए पॉइंट पे हैं। एक बार तुम गैस को एक्सपैंड कराए हो आइसोथर्मल तरीके से, और एक बार तुम एक्सपैंड कराए हो एडियाबेटिक तरीके से, कुछ इस प्रकार से कि फाइनल वॉल्यूम दोनों गैस का सेम है। तो करा दो एक्सपेंशन। सपोज करो तुम एक्सपेंशन कराए, फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो एक ही पॉइंट पे दोनों खत्म होगा। तो कुछ ऐसा करवाया, ठीक है, कुछ ऐसा करवाया। अगर ऐसा करवाया, इसमें से एक आइसोथर्मल का है, एक एडियाबेटिक का है, बता सकते हो कौन आइसोथर्मल का होगा कौन एडियाबेटिक का होगा? तो आपको पहचानने का तरीका बताया था कि जिसका स्लोप ज़्यादा हो, है ना, उसको कैसे पता करते हैं? तो सीधे ग्राफ पे जाकर बैठ जाओ, जिस पे गिरने की संभावना ज़्यादा होगी, लुढ़कने की संभावना ज़्यादा होगी, उसका स्लोप ज़्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। tan थीटा पे मत जाना, साइन वगैरह में कंफ्यूज कर जाओगे, वहाँ से भी रिजल्ट वही आएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी स्लोप कंपेयर किया जाता है तो हमेशा मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जाता है, साइन बस ये बताता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है चाहे डिक्रीजिंग है। बहुत बार ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये। तो ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो ये बताओ दोनों ग्राफ में स्लोप किसका ज़्यादा है? तो नीचे वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा, ये ग्राफ जो है ज़्यादा वर्टिकल है, तो ये जो ए से सी का कर्व है ये एडियाबेटिक का कर्व हुआ, और ए से बी का जो कर्व हुआ ये आइसोथर्मल का कर्व हुआ, ठीक है। तो देखो, तो एरिया अंडर द कर्व किसका ज़्यादा होगा? ए से बी तक का जो कर्व है उसके नीचे का एरिया ज़्यादा है ना, और ए से सी के नीचे का एरिया जो है वो कम है। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है पीवी कर्व में वो वर्क डन होता है। रिवर्सिबल में प्रूफ किए थे, भले ही उसको आइसोथर्मल में पढ़े थे, लेकिन कंडीशन हमने केवल रिवर्सिबल का लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क डन जो होगा आइसोथर्मल का वो ज़्यादा होगा एडियाबेटिक के वर्क डन से, है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबेटिक के वर्क डन से ज़्यादा होगा। किस केस में? एक्सपेंशन के केस में, सही है बच्चों। और देखो, बिकॉज कि ए से बी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर ए से बी आइसोथर्मल है तो हम लिख सकते हैं TA बराबर TB, ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर, ठीक है। और बी और सी में देखो, बी और सी दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों एक ही जगह पे यहाँ पे कट कर रहा है। अगर वॉल्यूम VA हो गया तो ये होगा VB बराबर BC, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। और प्रेशर किसका ज़्यादा है? ये हो गया प्रेशर A पॉइंट का, ये हो गया प्रेशर B पॉइंट का, और ये हो गया प्रेशर C पॉइंट का। तो क्लियरली दिख रहा है कि B पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा, है ना। चाहे ऐसे भी समझ सकते हो, PV बराबर होता है nRT, यानी PV प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के।
तो पीवी का मल्टीप्लीकेशन जिस पॉइंट पे ज़्यादा हो उस पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि बी पॉइंट पे पीवी का मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, लेकिन बी पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अगर बी का टेम्परेचर सी से ज़्यादा है तो आप लिख सकते हो टी बी ग्रेटर देन टी सी। ठीक है, अब देखो टी ए बड़ा है टी ए बराबर है टी बी के और टी बी बड़ा है टी सी से। तो अगर टी बी बड़ा है टी सी से तो टी ए भी बड़ा होगा टी सी से। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम ए से सी पे गए, यानी कि एडियाबेटिक वाले में जब एक्सपेंसन हुआ तो तुम नोटिस कर रहे हो कि सी का टेम्परेचर जो है ए से कम गया, यानी कि ए से सी का जो कर्व है उसमें टेम्परेचर घट रहा है। कहने का मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंसन जब भी होता है उसमें गैस का टेम्परेचर घटता है। यही रीज़न है कि हम एडियाबेटिक एक्सपेंसन को एडियाबेटिक कूलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ से यहाँ पे प्रूफ हो गया, इस वजह से इसी का दूसरा नाम हो जाएगा एडियाबेटिक कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, और देखो फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल का बड़ा है एडियाबेटिक वाले से। कहने का मतलब अगर तुम गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड करते हो, एडियाबेटिकली भी एक्सपैंड करते हो, तो तुम ये नोटिस कर रहे हो कि अगर हम फाइनल वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल का बड़ा आता है एडियाबेटिक से। तो ये भी लिख सकते हो कि पी फाइनल जो होगा वो आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा पी फाइनल एडियाबेटिक से। तो बच्चों ये इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, ये सब कुछ भी याद नहीं करना है आपको, है ना। आपको बस ग्राफ दिमाग में रखना है कि स्लोप ज़्यादा है एडियाबेटिक का। ग्राफ बनाओ और ग्राफ को एनालाइज करके एग्ज़ाम में जो भी पूछेगा उस पॉइंट को तुमको खुद से लेकर आना होगा, क्योंकि याद रहने वाला नहीं है। ऐसा बहुत सारा ग्राफ हम देखेंगे, किसी में बड़ा होगा किसी में छोटा होगा, तो हर पॉइंट याद तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये ग्राफ आपको पता रहना चाहिए कि एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा है तो एडियाबेटिक नीचे चला जाएगा, और उसके हिसाब से हम ये सारा कुछ चाहे तो निकाल सकते हैं। और बताओ दोनों कर्व में अगर हम कंपेयर करना चाहें डेल्टा यू को, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, तो देखो तो पहला है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में आपको याद होगा कि डेल्टा टी जीरो होता है, इसलिए डेल्टा यू भी जीरो होता है। ठीक है, और ए से सी एडियाबेटिक है। अभी हमने देखा कि एडियाबेटिक में कूलिंग हो रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, अगर हम डेल्टा यू आइसोथर्मल लिखें और डेल्टा यू एडियाबेटिक लिखें, ठीक है, और हम लिख रहे हैं डेल्टा यू आइसोथर्मल डेल्टा यू एडियाबेटिक, ऐसा हम लिख रहे हैं। एक बार मैग्नीट्यूड और एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। अगर मैग्नीट्यूड में बात करोगे तो डेल्टा यू आइसोथर्मल तो जीरो होता है, आइसोथर्मल का डेल्टा यू जीरो होता है, तो एडियाबेटिक का जो डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड होगा वो तो इससे पक्के से बड़ा होगा, क्योंकि एडियाबेटिक में कुछ ना कुछ तो होगा, और क्योंकि मोड लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जीरो से पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या हो रहा है, डेल्टा यू आइसोथर्मल का तो जीरो है, लेकिन एडियाबेटिक में टेम्परेचर घट रहा था। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगा, यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव होगा, तो जीरो से डेल्टा यू एडियाबेटिक का छोटा होगा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इनइक्वलिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है ना। आप इधर मिटाते हैं, पॉज करके आपको नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, मिटाते हैं इस साइड। देखो अगर हम मान लो कंप्रेशन के कर्व को कंपेयर करें, फिर से वही काम, लेकिन अब कंप्रेशन हो रहा है पीवी कर्व। मान लो आप ए पॉइंट पे थे, ए पॉइंट से गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एक बार कंप्रेशन हो रहा है एडियाबेटिकली और एक बार जो कंप्रेशन हो रहा है वो आइसोथर्मली हो रहा है। कुछ इस तरह से कि फाइनल वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट आ गया, ए से बी और ए से सी। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बता इसमें कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, तो तुम खुद ही बताओ किसमें स्लोप ज़्यादा है। तो यहाँ पे किस ग्राफ पे गिरने की संभावना ज़्यादा होगी, ये वाला जो है ये उतना ज़्यादा वर्टिकल नहीं है जितना ए से बी है। ए से बी ज़्यादा स्टीप है ए से सी की तुलना में, तो ए से बी का जो कर्व होगा वो एडियाबेटिक होगा और ए से सी का जो कर्व होगा वो आइसोथर्मल होगा। तो अगर यहाँ पे आप वॉकडन को कंपेयर करो तो देखो एरिया अंडर द कर्व जो है ए बी का ज़्यादा है, तो आप लिखोगे डब्लू एडियाबेटिक का मैग्नीट्यूड जो है वो कंप्रेशन में बड़ा हो जाता है डब्लू आइसोथर्मल के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, एक्सपेंशन में देखो उल्टा आया था, वॉकडन में नॉर्मली हम मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड हटा भी दो तो भी सेम रिलेशन रहेगा, क्यों, क्योंकि कंप्रेशन में वॉकडन का साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ अगर मैग्नीट्यूड को हटाओगे तो उल्टा हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन जब भी वॉकडन पूछता है तो हम मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, हो गया ये भी।
अगर टेम्परेचर पे बात करें तो जाहिर सी बात है एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो एडियाबेटिक हीटिंग होना चाहिए। चेक करके देखो, तो बी और सी का प्रेशर सेम, सॉरी वॉल्यूम सेम है, बी और सी का वॉल्यूम सेम है, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि टी बी बड़ा होगा टी सी से। अगर टी बी बड़ा है टी सी से और ए से सी आइसोथर्मल है, अगर ए से सी आइसोथर्मल है तो आप लिख सकते हो टी ए बराबर टी सी। तो देखो आ गया टी ए बराबर टी सी और टी बी बड़ा है टी सी से, तो टी सी की जगह अगर हम टी ए रख दें तो आ रहा है टी बी बड़ा हो जाएगा टी ए से। कहने का मतलब ए से बी जो एडियाबेटिक है, इस बार ए से बी जो एडियाबेटिक है उसमें बी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इट मीन्स कि ए से तुम बी पे गए तो यहाँ पे हीटिंग हो गया। यही रीज़न है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन का दूसरा नाम एडियाबेटिक हीटिंग भी होता है। अगर एडियाबेटिक हीटिंग हो रहा है बच्चों तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो अगर डेल्टा यू कंपेयर करने को बोल दिया तो तुम बोलोगे एडियाबेटिक का जो डेल्टा यू होगा वो आइसोथर्मल की तुलना में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ मैग्नीट्यूड हटा भी देते हो तो भी सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को भी कंपेयर कर लें तो भी एडियाबेटिक जो है वो आइसोथर्मल से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का पूरी तरीके से। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो देखो, तो एडियाबेटिक में डी पी बाई डी वी आया था माइनस गामा पी बाई वी। तो यहाँ से ये पता चला कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो प्रोपोर्शनल टू गामा होता है। इट मीन्स कि जिस गैस का गामा ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। और गामा मैक्सिमम किसका होता है? मोनोएटॉमिक गैस का, है ना। गामा हम बताए थे मोनोएटॉमिक गैस का 5/3 होता है, डाईएटॉमिक का 7/5 होता है, ट्राईएटॉमिक का 4/3 होता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी का जो लेक्चर था उसको जाकर रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो ये डी पी बाई डी वी एडियाबेटिक गामा के प्रोपोर्शनल आया। तो अगर मान लीजिए कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन का कर्व दिया हुआ है 3 गैस का, एक मोनोएटॉमिक का, एक डाईएटॉमिक का, एक ट्राईएटॉमिक चाहे पॉलीएटॉमिक किसी का भी दिया हुआ है एडियाबेटिक एक्सपेंशन का कर्व। एक हीलियम का दिया है, एक O2 का दिया है, एक ओजोन का दिया है, मान लो पीवी कर्व। आप ए पॉइंट पे हो और एक्सपेंशन करा रहे हो, तो एक्सपेंशन जब कराएं तो हमारे पास 3 कर्व आया। क्या आप बता सकते हो कि तीनों में से कौन सा कर्व हीलियम का होगा, कौन सा ऑक्सीजन का होगा, कौन सा ओजोन का होगा? ऑक्सीजन नहीं लेके नाइट्रोजन भी ले सकते हो, दोनों डाईएटॉमिक है। तो देखो अभी हमने देखा कि जिसका गामा ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, और हमें पता होता है कि मोनोएटॉमिक का गामा ज़्यादा होता है, हीलियम का गामा सबसे बड़ा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद आएगा ओजोन का। ठीक है, इसमें आपको अब देखो गामा सबसे बड़ा हीलियम का है तो हीलियम का स्लोप भी सबसे ज़्यादा होगा। तीनों ग्राफ में स्लोप किसका सबसे बड़ा है? नीचे वाले ग्राफ का, एडी का। तो हम बोलेंगे एडी ग्राफ हो गया हीलियम का, ए से सी जो कर्व हो गया नाइट्रोजन का, और ए से बी जो कर्व हुआ वो हो गया ओजोन का। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखकर तुम बहुत सारे चीज़ों पे कमेंट कर सकते हो, एक एक करके कमेंट कर रहे हैं। तो देखो, तो वर्क डन किसका सबसे ज़्यादा होगा? जो ऊपर में है, यानी कि वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड ओजोन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन का, उसके बाद आ जाएगा हीलियम का। ठीक है, वर्क डन कंपेयर हो गया, क्योंकि इसके पहले वाला जो 2 कर्व था उसमें एक आइसोथर्मल एक एडियाबेटिक था, लेकिन ये पूरा एडियाबेटिक ही है, तीनों ग्राफ एडियाबेटिक का है। अगर एडियाबेटिक का ग्राफ है तो Q बराबर 0 होगा, अगर Q बराबर 0 होगा तो डेल्टा U बराबर W होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। यानी जो रिलेशन W का आया वही रिलेशन डेल्टा U के मैग्नीट्यूड का भी आएगा। डेल्टा U सबसे बड़ा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का आएगा, ओजोन का सबसे बड़ा होगा, और सबसे लास्ट में डेल्टा U हीलियम का आएगा। ठीक है, अब देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा, तो डेल्टा U का भी साइन नेगेटिव होगा। तो अगर तुम यहाँ से मोड को हटाते हो तो क्या रिलेशन आ जाएगा? अगर हम यहाँ से मोड को हटा दें तो बिकॉज कि ये तीनों नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि डेल्टा U, तो तुम्हारा निकल गया, डेल्टा T में रिलेशन बता दो, तीनों का जो चेंज इन टेम्परेचर है उस पर कमेंट कर दो। तो तुम बोलोगे जो डेल्टा U का रिलेशन होगा वही डेल्टा T का होगा, क्योंकि डेल्टा U बराबर NCVM डेल्टा T। यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा क्योंकि डेल्टा U बराबर NCVM डेल्टा T तो होता है, लेकिन तीनों गैस का CVM अलग अलग है। डेल्टा U बराबर NCVM डेल्टा T के अनुसार डेल्टा U डेल्टा T के प्रोपोर्शनल तभी आएगा जब तीनों का CVM सेम हो, लेकिन तीनों गैस का CVM अलग अलग है। तो डेल्टा U के बेसिस पे हम डेल्टा T पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम कैसे कमेंट करें?
तो अभी पहले जैसे तुम टेम्परेचर कंपेयर कर रहे थे वैसे कंपेयर कर लो। तो ये बी सी डी तीनों का वॉल्यूम तो सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो टेम्परेचर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, और प्रेशर बी का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सी का है, उसके बाद डी का है। तो हम कमेंट कर सकते हैं कि फाइनल प्रेशर जो है वो ओजोन का सबसे बड़ा है, उसके बाद नाइट्रोजन का है, और उसके बाद हीलियम का है ना। और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, फाइनल वॉल्यूम तीनों का कांस्टेंट है, सेम है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, तीनों का फाइनल वॉल्यूम सेम है। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम है तीनों का तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो तुम क्या लिखोगे, फाइनल टेम्परेचर ओजोन का बड़ा होगा नाइट्रोजन से, और ये बड़ा होगा हीलियम से। सिंपली क्योंकि बी सबसे ऊपर है तो वहाँ पीवी का मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो ओजोन का टेम्परेचर सबसे हाई होगा। तो एक बात बता, तुम जब ए से बी पे गए, ए से सी पे गए, ए से डी पे गए, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। अभी तुम सीखे थे कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है, ठंडा होता है गैस, तो तीनों गैस ठंडा हो रहा है। ठीक है, मान लो टेम्परेचर यहाँ 50 डिग्री सी है और 50 डिग्री सी से तीनों ठंडा हो रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें बी का सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर डी का टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, सी का 20 होगा और बी का 30 होगा, तो ये 50 से 30 गया, ये 50 से 20 गया, और ये 50 से 10 गया। सबसे ज़्यादा से घटा कौन है, तो तुम बोलोगे हीलियम का सबसे ज़्यादा से घटा है, डिक्रीमेंट सबसे ज़्यादा से हीलियम में आया है। सबसे ज़्यादा कूलिंग किस में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कूलिंग हीलियम गैस में हुआ है। ठीक है, तो तुम ये कमेंट कर सकते हो, बिकॉज कि हीलियम का टेम्परेचर फाइनल सबसे कम गया और घट रहा था टेम्परेचर, तो सबसे ज़्यादा से कौन घटा, मैक्सिमम डिक्रीमेंट किस में आया, तो हीलियम में आया, क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे कम हो गया है। तो हम कमेंट कर सकते हैं कि डेल्टा टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हीलियम का सबसे बड़ा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा, उसके बाद ओजोन होगा। होपफुली ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, टेम्परेचर ए जो है वो हाई है, वहाँ से टेम्परेचर तीनों का घट रहा है, और घटते घटते एक का टेम्परेचर सबसे कम गया, तो चेंज सबसे ज़्यादा का किस में आएगा, जिसका टेम्परेचर सबसे नीचे गया होगा, सबसे ज़्यादा से घटा होगा। तो हीलियम का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा से घटा है, तो चेंज इसमें मैक्सिमम आया। अगर हम मैग्नीट्यूड को हटा दें, तो क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी का साइन नेगेटिव होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड को हटा देते हो तो इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये हमारा इतना सारा पॉइंट इसके सहारे आ गया, और भी बहुत सारा पॉइंट निकाला जा सकता है, लेकिन तुम लोगों को बेसिक आइडिया लग गया। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद हम एडियाबेटिक कंप्रेशन का ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ में भी तुम 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों लाइन खुद से लिखोगे, है ना, खुद से लिखोगे वीडियो पॉज करके। उसके बाद तुम मैच कराओगे कि तुम्हारा सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, इसी में एडियाबेटिक कंप्रेशन को देखते हैं अब हम, है ना। रूल वही है, हीलियम का गामा सबसे बड़ा है तो हीलियम का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन अब कंप्रेशन हो रहा है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो हमारा इनिशियल पॉइंट इधर कहीं होगा ए, और अब हमारा वॉल्यूम घट रहा होगा। ठीक है, तो घटाओ वॉल्यूम को। मान लो एक ग्राफ ऐसा आया, सॉरी, मान लीजिए 3 ग्राफ आया। फाइनल वॉल्यूम सेम हम रख रहे हैं, हम फाइनल वॉल्यूम सेम का आपको बता रहे हैं, तुम लोग फाइनल प्रेशर सेम का खुद से भी कर सकते हो। चारों ग्राफ, आइसोथर्मल एडियाबेटिक के कंपैरिजन का भी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का भी, और जो अभी करा रहे हैं उसका भी। ए से बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, 3 ग्राफ आया। ठीक है, अब तीनों में स्लोप किसका ज़्यादा है सबसे, तो ए से डी जो है वो सबसे फ्लैट है, लेकिन ए से डी सबसे ज़्यादा वर्टिकल है, तो इसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका गामा भी सबसे ज़्यादा होगा। यानी ये हीलियम का कर्व हो गया। ए से सी जो है वो नाइट्रोजन का हो गया, और ए से डी जो है वो ओजोन का हो गया। अब यहाँ पे आपको सातों पॉइंट फिर से कंपेयर करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और अभी सातों पॉइंट जो हम लिखे हैं उसी सातों पॉइंट को फिर से लिखो। ठीक है,
उसके बाद प्ले करना, उसके बाद देखना कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं। वर्क डन किसका सबसे ज़्यादा, जो सबसे ऊपर कर्व होगा, यानी कि वर्क डन हीलियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन का, और उसके बाद आएगा ओजोन का। अगर तुम है ना फिर से एडियाबेटिक है तो Q बराबर 0 हो जाएगा, Q बराबर 0 तो W बराबर डेल्टा U। तो अगर डेल्टा U का रिलेशन लिखें तो सेम रिलेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है कंप्रेशन में तो डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा U पॉजिटिव होगा तो अगर तुम मैग्नीट्यूड हटा भी दोगे तो भी हीलियम का सबसे ज़्यादा आएगा। वैसे बता देते हैं, अगर तुम लोग सातों लिख लिए हो तो आंसर मिला लो, सातों का सातों हीलियम का ही सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और एक और बात, ये ग्राफ बनाने में गड़बड़ थोड़ा सा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है नहीं है, ये तीनों का तीनों जो है वो कर्व है ना, तीनों का तीनों हाइपरबोलिक फंक्शन है, ऐसे कुछ। ठीक है, डेल्टा यू हो गया बच्चों। अब बताओ फाइनल प्रेशर किसका सबसे ज़्यादा, तो हीलियम सबसे ऊपर है तो उसका फाइनल प्रेशर सबसे ज़्यादा, तो पी फाइनल जो होगा वो हीलियम का सबसे बड़ा, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन का, उसके बाद आएगा ओजोन का। जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसी का टेम्परेचर भी फाइनल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम है तीनों का फाइनल पॉइंट पे, तो टेम्परेचर फाइनल भी हीलियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ओजोन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन का मतलब एडियाबेटिक हीटिंग हो रहा है। अगर यहाँ हीटिंग हो रहा है तो गर्म हो रहा है गैस, तो जो सबसे ज़्यादा से गर्म होगा उसका टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम किसका है, हीलियम का, यानी चेंज सबसे ज़्यादा हीलियम में आया है मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो भी, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करें तो भी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा टी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो अगर हम मोड को हटा भी दें तो भी इनइक्वलिटी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, मिला लो। देखो तो बच्चों, अगर तुम्हें बोले कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन को कंपेयर करो, ठीक है, तो हमने ग्राफ देखा था कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो अगर रिवर्सिबल का ग्राफ हम बनाएं तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, बिल्कुल ये डिस्कशन जाएगा आइसोथर्मल में जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल था उसकी तरह। एक्सपेंशन हो रहा है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, एक्सपेंशन हो रहा है ये, तो ये रिवर्सिबल हो गया। ये ऊपर का जो लाइन है रिवर्सिबल हो गया। अगर वर्क डन की बात करोगे तो ए बी सी डी जो होगा, डब्लू रिवर्सिबल का जो वर्क डन आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एरिया ए बी सी डी आएगा। ठीक है, सी डी ये होगा। लेकिन अगर हम ई रिवर्सिबल का वर्क डन निकालें तो ई रिवर्सिबल का जो वर्क डन होता था उसका इक्वेशन आता था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, एडियाबेटिक में भी यही आता था। तो पी एक्सटर्नल तो ये हुआ फाइनल प्रेशर, और डेल्टा बी का मतलब ये हुआ कि सी से लेकर डी तक का चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि बिल्कुल आइसोथर्मल की तरह। अगर तुम एरिया अंडर दी होल कर्व देखोगे ए से बी का तो वो रिवर्सिबल का वर्क डन आएगा। लेकिन अगर तुम्हें ई रिवर्सिबल का वर्क डन चाहिए तो तुम्हें ये वाला एरिया देखना होगा, बी सी डी और उसके बाद ई, ये वाला एरिया, ये एरिया जो है ना बी सी डी, वो डब्ल्यू ई रिवर्सिबल होगा। डब्ल्यू ई रिवर्सिबल आएगा एरिया बी सी डी ई। तुम बोलोगे कि आपने एडियाबेटिक में तो वर्क डन बताया था डेल्टा यू के बराबर, तो डेल्टा यू के बराबर इसलिए बताया था क्योंकि डेल्टा भी सवाल में दिया हुआ नहीं था, टेम्परेचर के सहारे इसीलिए निकालना हमारी मजबूरी थी। लेकिन अगर सवाल में तुमको पी एक्सटर्नल और डेल्टा भी दिया है तो ई रिवर्सिबल में डब्ल्यू बराबर है ना माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट होता है तो बेसिक फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज करेगा। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे वैसे। तो देखो तो एरिया किसका ज़्यादा आया, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी डी का एरिया ज़्यादा है, तो हम कमेंट कर सकते हैं कि डब्ल्यू रिवर्सिबल एक्सपेंशन में बड़ा होता है डब्ल्यू ई रिवर्सिबल एक्सपेंशन से। ठीक है, और एडियाबेटिक में क्यू क्या होता है, क्यू ज़ीरो होता है। तो अगर क्यू ज़ीरो होगा तो डेल्टा यू जो होता है वो भी रिवर्सिबल का बड़ा होगा इरिवर्सिबल से। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। और बताओ, एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो डब्ल्यू का साइन नेगेटिव होगा, अगर डब्ल्यू का साइन नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू का भी साइन नेगेटिव होगा, और डेल्टा यू का साइन अगर नेगेटिव होगा तो अगर तुम मोड को हटाते हो तो इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा। तो या तो मैथमेटिकली भी आया कर सकते हो, नहीं तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। ऐसे देखो, डेल्टा यू में चेंज ज़्यादा किस में आया, जिसका वर्क डन ज़्यादा होगा। वर्क डन ज़्यादा किसका है, रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा तो डेल्टा यू ज़्यादा।
डेल्टा यू ज़्यादा यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, और तुमको पता है कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे घट रहा है, तो अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा से घटेगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा से घटेगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेम गैस का है, यहाँ पे गैस अलग अलग नहीं है, दोनों का CBM सेम होगा। तो डेल्टा यू अगर एक्सपेंशन का बड़ा है रिवर्सिबल में इरिवर्सिबल से, तो हम कमेंट कर सकते हैं कि डेल्टा टी जो होगा वो भी रिवर्सिबल का है ना बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, डेल्टा टी इरिवर्सिबल से। ठीक है बच्चों, और डेल्टा टी अगर रिवर्सिबल का बड़ा है और तुम मोड को हटाते हो तो क्योंकि नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा, इनिक्वलिटी हमारा उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से अगर लिखोगे तो आ जाएगा डेल्टा टी रिवर्सिबल जो है ना वो छोटा हो जाएगा, काम कर रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं, डेल्टा टी रिवर्सिबल जो है वो एक्सपेंशन में छोटा हो जाएगा डेल्टा टी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से। तो ये सब कुछ बस बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी इस तरह से पूछ सकता है रिलेटेड, ठीक है। और अगर फाइनल टेम्परेचर बोल दें तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज़्यादा किसका कम होगा, तो देखो एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन में तो कूलिंग होता है, तो जिसका वर्क डन ज़्यादा होगा उसका डेल्टा यू ज़्यादा से घटेगा, डेल्टा यू ज़्यादा से घटेगा तो कूलिंग भी ज़्यादा का आएगा, तो रिवर्सिबल में कूलिंग ज़्यादा का आएगा। तो आप लिख सकते हो रिवर्सिबल का जो फाइनल टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल का वो छोटा होगा इरिवर्सिबल से। किस केस में, एक्सपेंशन के केस में, कंप्रेशन में मत लगाना, ये रिलेशन लिखा हुआ है ना। एक्सपेंशन में ऑब्जेक्टिव सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल आता है अगर एडवांस में आएगा तो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आ जाओ, देखो अगर हम एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, तो कंप्रेशन में ग्राफ जो होगा उसमें वॉल्यूम घटेगा, यानी एरो राइट टू लेफ्ट होगा, ए से बी की ओर जाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ए बी सी डी ये कौन सा एरिया हुआ, ये रिवर्सिबल का ए बी सी डी जो एरिया हुआ ये रिवर्सिबल का वर्क डन हुआ। डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू, कंप्रेशन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हेडिंग में कंप्रेशन लिखा हुआ है, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल जो है वो एरिया ए बी सी डी होगा। अब देखो बच्चों ई रिवर्सिबल में कौन सा एरिया आता था, तो हम बोले कि बिल्कुल आइसोथर्मल की तरह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें इक्वेशन से कोई मतलब नहीं था, हमने रिवर्सिबल ई रिवर्सिबल को प्रूव किया था। तो यहाँ भी तो हमारा वर्क डन आता है माइनस पी एक्सटर्नल टू डेल्टा बी, तो पी एक्सटर्नल ए पे नहीं है बल्कि बी पे है। बताए थे कि जो फाइनल प्रेशर होता है वो पी एक्सटर्नल होता है, तो यहाँ भी अगर तुम ई रिवर्सिबल का वर्क डन देखो तो ये पूरा का पूरा बड़ा वाला एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो अगर हम डब्ल्यू ई रिवर्सिबल की बात करें, अगर हम डब्ल्यू ई रिवर्सिबल की बात करें, क्योंकि कंप्रेशन है तो मैग्नीट्यूड लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम डब्ल्यू ई रिवर्सिबल की बात करें तो एरिया हो गया ए डी सी बी, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई, ए डी सी बी ई, चाहे ये 4 पॉइंट भी केवल लिख सकते थे। तो किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि ई रिवर्सिबल का ज़्यादा आएगा, तो कंप्रेशन के केस में ई रिवर्सिबल का जो वर्क डन होगा वो बड़ा होगा। मोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है। अगर ई रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो भी ई रिवर्सिबल का ज़्यादा होगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है तो एडियाबेटिक हीटिंग होगा, मोड लगाओ चाहे मत लगाओ, बार बार बोल रहे हैं, मेरी मर्जी, हम लगाएं चाहे नहीं लगाएं, ठीक है। तो कहीं हम लगा दे रहे हैं कहीं नहीं लगा रहे हैं। कंप्रेशन में सारा का सारा तुम बिना मोड के भी लिख सकते हो, मोड लगा के भी लिख सकते हो। तो डेल्टा यू बराबर होता है एनसीबीएम डेल्टा टी, तो जो रिलेशन डेल्टा यू का होगा वही रिलेशन डेल्टा टी का भी होगा, ठीक है। ये यहाँ पे रिवर्सिबल हो जाएगा। अब देखो सिंपली अगर ग्राफ से हम कमेंट करें तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर वर्क डन जिसका ज़्यादा उसका डेल्टा यू ज़्यादा, जिसका डेल्टा यू ज़्यादा उसका डेल्टा टी ज़्यादा, और जिसका डेल्टा टी ज़्यादा उसमें हीटिंग ज़्यादा का होगा। अगर हीटिंग ज़्यादा का होगा तो हमारा फाइनल टेम्परेचर जो है वो ई रिवर्सिबल में ज़्यादा आएगा रिवर्सिबल की अपेक्षा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या नोटिस किए, इसमें भी फाइनल टेम्परेचर ई रिवर्सिबल का ज़्यादा आया, लेकिन ये कूलिंग की वजह से आया, यहाँ पे कूलिंग हो रहा था तो रिवर्सिबल में ज़्यादा कूलिंग हो गया तो ये ज़्यादा डाउन चला गया, इस वजह से ये बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे हीटिंग हो रहा है और ई रिवर्सिबल में ज़्यादा हीटिंग हुआ, यहाँ ज़्यादा कूलिंग हो रहा है रिवर्सिबल में, लेकिन यहाँ ज़्यादा हीटिंग हो रहा है ई रिवर्सिबल में, तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम आ रहा है आपका। लेकिन अगर डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड की बात करो तो डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड जो है वो रिवर्सिबल में बड़ा आ रहा है, जबकि यहाँ पे डेल्टा टी का जो मैग्नीट्यूड है वो ई रिवर्सिबल में बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बार बार यही चीज़ बोला जाए तो तुमको कन्फ्यूज़न होगा। यही रीज़न है कि इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब भी तुमको इस पर काम करना हो, चाहे इसको रिवाइज करना हो, चाहे तुमको इसको एग्जाम में लिखना हो, तो पहले तुम ग्राफ खुद से बनाओ,
हेडिंग डालो पहले कि किसको किसको कंपेयर करना है, ये लिखना क्लियरली ज़रूरी है कि तुम किसको किसको कंपेयर कर रहे हो। हेडिंग दो, हेडिंग देने के बाद जिस जिस चीज़ को कंपेयर कर रहे हो उसको ग्राफ में ढूंढो, और ग्राफ में ढूंढने के बाद उससे रिलेटेड जो जो प्रॉपर्टी है सबको कंपेयर कर लो। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लो ये पूरा। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इससे रिलेटेड सवाल बहुत ही आसान तुमको मिलेगा देखने को, जब इस पर कमांड रहे तो, है ना। ऐसे भी छोटा छोटा सवाल इस पर पूछता है, अच्छे से कमांड कर लोगे तो तुम इस पर इससे रिलेटेड जितना भी सवाल है उसको कर लोगे। अलग से इसमें सवाल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना हम कराए हैं एक तरह समझो ये सब सवाल ही है, सारा का सब में कंपेयर वगैरह जो कराए हैं वही उसका एक तरह से आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। हमारा आइसोथर्मल एडियाबेटिक ये सब कुछ हो चुका है, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, उसी में अगला प्रोसेस देखेंगे। ठीक है बच्चों।